नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार कमल जी। जो उम्मीद थी उस वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन आज चुनाव आयोग ने 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा की। हालाँकि उम्मीद ये की जा रही थी कि महाराष्ट्र में तो अवश्य ही और शायद झारखंड में भी चुनाव की घोषणा की जाएगी। लेकिन इन चुनावी घोषणाओं को राजनीतिक रूप से आप कैसे देखते हैं? क्या ये नरेंद्र मोदी की सरकार की अगली बड़ी परीक्षा है? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों को हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जिस तरह अलग किया गया है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में खासा आत्मविश्वास का अभाव है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो उनको मार पर लगने वाली है, जो नुकसान होने वाला है, उस नुकसान के राजनीतिक प्रभावों को कैसे मंद किया जाए। इस वक्त उनका लक्ष्य यही है कि नुकसान तो होगा ही, वो तो कोई रोक नहीं सकता। उस नुकसान को कैसे न्यूनतम किया जाए, इसलिए वो चुनावों को अलग अलग कर रहे हैं। जबकि चुनावों को आम आप इसी साल चुनाव होने हैं इन चारों विधानसभाओं के, क्योंकि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए थे कि जम्मू कश्मीर के चुनाव 30 सितंबर से पहले कराए जाने चाहिए। तो आ, सरकार को वो चुनाव कराने ही थे। झारखंड के चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं, महाराष्ट्र के चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं और हरियाणा के चुनाव भी इसी वर्ष होने हैं। और सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जीतने के ऊपर एक बहुत ही भारी भरकम सवालिया निशान लगा हुआ है। भाजपा के पास ना इन चीजों का कोई रणनीतिक जवाब है और न ही भाजपा के पास इन चीजों का कोई ऐसा इनके पास ऐसा कोई एक लोक लुभावनवादी हथकंडा है जिसके जरिए वो अपनी खिसकती हुई जमीन को वापस पा सकते हैं। अब एक एक करके आइए। हरियाणा के चुनाव पे आप देखिए, हरियाणा के चुनाव पे सारे देश की निगाहें होंगी, लेकिन कश्मीर के चुनावों पे सारी दुनिया की निगाहें होंगी, क्योंकि इन्होंने 2019 में जो किया था, यानी अमित शाह अगस्त 5 अगस्त को, शायद 5 अगस्त तारीख थी, संसद में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि धारा 370 का जो 35A वाला हिस्सा है, वो 35A वाला हिस्सा खत्म होता है। यानी कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ था, जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, वो स्पेशल स्टेटस अब खत्म हो जाएगा और कश्मीर भारत की मुख्य धार में आ जाएगा। इससे दावे ये किए गए थे कि वहां पे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। खास बात यह है कि जम्मू में आतंकवाद ज्यादा नहीं होता था। ये करने से क्या हुआ है कि आतंकवाद जम्मू में बहुत ज्यादा हो गया। अभी आतंकवाद की इतनी घटनाएं हो रही है, थोड़ी बहुत नहीं है। इस वक्त जम्मू में बहुत जबरदस्त किस्म से आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जम्मू में इतना आतंकवाद क्यों है। बस ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान वहां पे कुछ घुसपैठ हो गई थी जंगल के इलाके में, इसलिए वहां पे इतना आतंकवाद हो रहा है। कश्मीर में स्थिति यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी घाटी की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर पाई। अगर वो उन 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करती तो उसके उम्मीदवारों के परखचे उड़ जाते, उन्हें उंगलियों पर गिनने लायक वोट मिलते और तब उनकी बेहद बेइज्जती होती। वहां भी पूरी कोशिश यही थी कि किसी तरीके से जो राजनीतिक नुकसान होगा, छवि को नुकसान होगा, उसको कैसे न्यूनतम किया जाए। इसलिए इस बार वो कश्मीर में उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए। लेकिन अब क्या करेंगे वो, सोचिए अब क्या करेंगे वो। अब तो उन्हें, या अभी भी घाटी में उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, अब तो उन्हें घाटी से उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे इस बार, और मुसलमान उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे। तो जैसे ही वो घाटी से मुसलमान उम्मीदवार खड़े करेंगे, वैसे ही सारे देश में तो मुसलमान उम्मीदवार खड़े करते नहीं। देश में कहीं एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं खड़े करते। जो लोकसभा चुनाव में नहीं खड़े किए थे, उसके बारे में भी एक तर्क ये दिया गया था, मेरे ख्याल से शायद ये तर्क पीडीपी की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दिया गया था कि अगर किसी मुसलमान को ये चुनाव यहां से लड़ाते तो देश के दूसरे हिस्सों में मुसलमानों को टिकट न देने वाला सवाल जो है और ज्यादा खुलकर सामने आ जाता। तो भाजपा जो हिंदू बहुसंख्यकवाद की पार्टी है और लगातार मुसलमानों के खिलाफ नफरती प्रचार चलाती रहती है, और पूरे लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री ने उस नफरती प्रचार का नेतृत्व किया है। ऐसा नहीं है कि छोटे भाइयों ने चलाया हो, पहले होता ही था कि छोटे भैया चलाते थे, बड़े नेता डिप्लोमेटिक किस्म की का रवैया अपनाते थे। खुद प्रधानमंत्री ने नफरती प्रचार चलाया और मुंह की भी बहुत बुरी तरीके से खाई। तो अब इस वक्त स्थिति यह है कि कश्मीर में भाजपा की अगर कुछ कहीं दावेदारी है तो जम्मू में भाजपा की दावेदारी है।
लद्दाख में भी भाजपा बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी थी, और इस बार भी लद्दाख में उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। केवल जम्मू में भाजपा की दावेदारी सिमट कर रह गई है, कश्मीर घाटी में तो भाजपा का बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। अब हरियाणा में आइए, हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी के पास सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं जैसा उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जाट और गैर जाट के बीच में हरियाणा के मतदाताओं को बांटकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह तिकड़म करके, जोड़ तोड़ करके 10 साल तक वहां हुकूमत कर ली। इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अपने चरम पे है। इन्होंने एक सैनी जाति के नेता, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाया। इसके जरिए उन्होंने कोशिश ये की है कि जो हरियाणा का जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। कुछ कोशिश ये दलित वर्ग में हस्तक्षेप करने की भी कर रहे हैं, और जो हिंदू पंजाबी हैं, व्यापारी वर्ग है हरियाणा का, मनोहर लाल खट्टर जिनकी नुमाइंदगी करते थे, उनको अपनी ओर, ये भाजपा के वोटर हैं भी, उनको अपनी ओर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हरियाणा जो किसानों, जो किसानी के लिए जाना जाता है, अपने किसान वर्ग के लिए जाना जाता है, वो उन गांवों में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार घुस भी नहीं पाएंगे। ये हालत है। जो पंजाब में पिछले इस लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, लगभग वैसी ही स्थिति हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान देखने के लिए मिलेगी। भाजपा कोशिश कर रही है किसी तरीके से जाटों के वोट बट जाए, लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त भाजपा इस कम से कम इस चुनाव में इस कोशिश में कामयाब नहीं होने वाली है। तो भाजपा हरियाणा और कश्मीर दोनों में ही मुझे लगता है कि बहुत ही खराब राजनीतिक, बहुत ही खराब चुनावी परिणामों के अंदेशे की तरफ देख रही है। एक बात जो मुझे लगती है, और मैं इस पर आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा, कि ये जो प्रधानमंत्री इस चीज को मुद्दा बनाना चाहते थे कि एक देश एक चुनाव हो, वो तो मुद्दा उनका लगता है कि पिट गया, क्योंकि जब वो 4 विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, तो फिर एक देश एक चुनाव का नारा तो बेमानी साबित हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये बात मैं सोच के आया था कहने के लिए, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल गई। आपने सही उसके ऊपर उंगली रख दी। ये तो यहाँ पर उन्हें दिखाना चाहिए था कि भाई विभिन्न विधानसभाएं अलग अलग समय के ऊपर खत्म हो रही हैं, लेकिन कम से कम इस बार तो वो चारों विधानसभाओं को एक साथ चुनाव करा सकते थे, लेकिन फिर भी नहीं करा रहे। इसका मतलब सीधे सीधे ये ढकोसला है। जो कुछ भी वो बात कहते हैं, जो कुछ भी बात कहते हैं, किसी भी बात को धरती पे नहीं उतारते। केवल उन्हीं बातों को इन्होंने धरती पर उतारने की कोशिश की है जो इनके विचारधारात्मक मुद्दे हैं, जैसे राम जन्मभूमि का आंदोलन, रामलला का मंदिर बनाना, धारा 370, 3 तलाक, ये जो विचारधारात्मक मुद्दे हैं, इनको तो इन्होंने पिछले 5 साल में 2019 से जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद में उन्होंने इनको तो कर दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। आप देखिए जीएसटी लागू किया, जीएसटी कितनी बुरी हालत में है। उसे एक तरह से जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था, वो एक गड़बड़ टैक्स हो गया पूरी तरह। पूरा देश जीएसटी से परेशान है, और अब तो ये माना जाने लगा है कि जीएसटी एक तरह से जनता की लूट का जरिया बन गया है। जीएसटी के जरिए जनता की जेबों से पैसा निकाल कर सरकार अपना खजाना भर रही है, और क्योंकि सरकार जो कारपोरेट लोग हैं उनको तो बड़े पैमाने पर रियायतें देती है, और जीएसटी के जरिए जनता की जेब से पैसा निकालती है। मोदी सरकार की लोकप्रियता में जीएसटी की भी एक भूमिका है। ये भूमिका कितनी है, क्या है, ये अभी तय होना बाकी है, लेकिन मेरा निश्चित मत है कि जीएसटी लागू करना भी मोदी सरकार के खिलाफ गया है। तो ये स्थिति इस किस्म की है। क्या हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी, जम्मू और कश्मीर में वो गुलाम नबी आजाद के साथ कोई गठजोड़ करेगी, यानी कि गुलाम नबी आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, शायद अलग चुनाव के बाद कोई गठजोड़ बन पाए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि उन्हें मुस्लिम उम्मीदवार ज्यादा मिल पाएंगे या समर्थन मिल पाएगा कश्मीर घाटी में, तो इसकी संभावना आप देखते हैं? देखिए, संभावनाएं तो बहुत सी हैं। अगर गुलाम नबी आजाद ने भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ कर लिया तो उनके चुनाव परिणामों का क्या होगा, जरा इसके बारे में सोचिए। ठीक है, वो भाजपा को मुसलमान उम्मीदवार मुहैया करा देंगे, मोदी जी से उनके बड़े व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते भी हैं, और वो बिल्कुल मोदी जी उनको अपना परम मित्र मानते हैं। लेकिन आप सोचिए, गुलाम नबी आजाद को भी तो कश्मीर में चुनाव जीतना है, उनकी भी तो ये बहुत ही कड़ी परीक्षा है। अगर उन्होंने भाजपा के साथ गठजोड़ कर लिया,
चुनाव होने के बाद वो मिलकर सरकार बना ले, ऐसी परिस्थिति अगर बनती है वो बात अलग है। लेकिन भाजपा के साथ गठजोड़ करने का मतलब क्या होगा? भाजपा गठजोड़ करने का मतलब होगा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मैदान साफ कर देंगे। कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, गुलाम नबी आजाद और भाजपा दोनों का ही सुपड़ा साफ कर देगी। और फिर पीडीपी को भी कुछ सीटें मिलेंगी। अभी लोकसभा में पीडीपी को सीट नहीं मिली एक भी, लेकिन उसके बाद उनको भी सीटें मिलेंगी। तो मुझे तो लगता नहीं कि गुलाम नबी आजाद भाजपा से समझौता करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार होंगे। ये मानना भी तो सही नहीं होगा कि हरियाणा में लड़ाई एक तरफा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत अंतर्कलह गुटबाजी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सकती है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लड़ाई एक तरफा, चुनाव कभी भी एक तरफा नहीं होता है, चुनाव कभी भी एक तरफा नहीं होता है। लेकिन परिस्थितियां अगर किसी पार्टी के प्रतिकूल हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी है। परिस्थितियां कांग्रेस के अनुकूल हैं। अब ये कांग्रेस के सामने चुनौती है, उन अनुकूल परिस्थितियों को वो लाभ कैसे उठाए। कभी कभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, आप उसका लाभ नहीं उठा पाते और आप चुनाव हार जाते हैं, या हार नहीं जाते तो चुनाव में आपके इच्छित परिणाम नहीं आते हैं, इच्छित से कम परिणाम आते हैं। लेकिन इस वक्त परिस्थितियां भाजपा के पूरी तरीके से प्रतिकूल है। मनोहर लाल खट्टर एक घटिया किस्म के मुख्यमंत्री थे। खुद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह उनको बीच में हटाया, जब 5 साल बाद पहला चुनाव हुआ तो भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार, भाजपा अल्पमत में आ गई। उन्हें दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ा। बीच में उनको फिर अगले 5 साल उन्हें मुख्यमंत्री फिर बनाया गया, फिर उनको बीच में हटाना पड़ा वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपना सत्यानाश किया है। अगर वो किसी ढंग के व्यक्ति को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाते जो राजनीति में कुशल होता, प्रशासन में कुशल होता, तो वो हरियाणा में जो उन्होंने अपना समीकरण वगैरह बनाया था उस समीकरण को वो कायम रख सकते थे। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी ने गलत व्यक्ति का चुनाव करके, मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत गलत व्यक्तियों को चुनाव किया है, हरियाणा उनमें से एक है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी आदित्यनाथ इनके गले में फंसे हुए हैं। 2017 में बड़े गाजे बाजे के साथ उनका चुनाव किया गया था। आज सब अकेले में बैठ के पछताते होंगे क्यों इस बंदे को मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर को एक नहीं 2-2 बार मुख्यमंत्री बना के उन्होंने गलती की, और उस गलती का खामियाजा इस चुनाव में वो जम के उठाएंगे। लोकसभा चुनाव में भी उठाया है उन्होंने। हरियाणा में 2 बार से 10-10 सीटें जीत रही थी, इस बार तो 5 सीटें हार गई है। क्या किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ना विपक्ष के लिए अच्छी रणनीति होगी? यानी कि हरियाणा में खास तौर पे अगर हम सवाल करें तो। देखिए, इसमें भाजपा के तो जो सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, नसीब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, भाजपा घोषित करे ना करे व्यवहारिक रूप से वो मुख्यमंत्री पद के ही चेहरे होंगे। अच्छा, इधर कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई नेता है नहीं। कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा और मजबूत नेता हो। उनके जो कांग्रेस के अंदर प्रतिद्वंदी हैं, शैलजा कुमारी वगैरह, वो भी ठीक है, उनको कांग्रेस के अंदर चुनौती देते रहते हैं। पुरानी पार्टी है, मुद्दतों तक सत्ता में रही है, बहुत सारी गुटबाजियां हैं उसके अंदर। लेकिन शैलजा कुमारी की ये हैसियत नहीं है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीट से हटा दें और पूरी पार्टी का नेतृत्व अपने हाथ में ले लें। इस तरह की स्थिति नहीं है। तो कांग्रेस में भी व्यवहारिक रूप से अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार होंगे, क्योंकि जो जाट लोग वोट देंगे और जो वो सब सारा हुड्डा साहब के नाम पे ही वोट दिया जाएगा वहां पे। अभी लोकसभा चुनाव में भी लगभग नेतृत्व उन्हीं के हाथ में था। उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था 5 साल पहले, उसमें भी हुड्डा ने ही कांग्रेस का नेतृत्व किया था। अब सवाल यह है कि जो दूसरे जो एक्टर हैं हरियाणा की राजनीति, आम आदमी पार्टी भी वहां पे एक एक्टर है। आम आदमी पार्टी की भी एक भूमिका है। अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठजोड़ करेगी या नहीं करेगी नहीं पता है। खुद कांग्रेस ने ही इस गठजोड़ को तोड़ दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने गठजोड़ तोड़ा है, हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी तरफ से गठजोड़ तोड़ दिया है। अब लेकिन परिस्थितियां अगर कुछ मोड़ लेती हैं तो हो सकता है फिर दोनों ही पार्टियां गठजोड़ करने के लिए तैयार हो जाए, मुझे नहीं पता और कोई इस बारे में नहीं कह सकता। उधर जो चौटाला की पार्टी है, एक दुष्यंत चौटाला की पार्टी है और एक ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है। तो ये पार्टियां जाटों की पार्टियां हैं। ये पूरी कोशिश करेंगी कि किसी तरीके से जाटों के वोट काटें और इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए। भाजपा इसलिए इन पार्टियों को चुनाव लड़ने में मदद भी कर सकती है।
इंडियन नेशनल लोक दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ कर रखा है। तो इस तरह कांग्रेस का जो दलित वोट है और जाट वोट, इन दोनों में कुछ कटौती करने की कोशिश इनकी तरफ से की जाएगी। ये सारी पार्टियां कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का खेल खेलेंगी। अब ये किस हद तक कामयाब होती हैं, वोटर उनको कितनी लिफ्ट देते हैं, नहीं देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जैसे जैसे अभी प्रक्रिया शुरू होगी और चुनाव प्रचार शुरू होगा, और तो स्पष्ट होकर निकल के आ जाएगा कि इनकी कितनी दाल गल रही है। चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि वो महाराष्ट्र में इसलिए चुनाव नहीं कर रहे हैं क्योंकि त्योहार हैं, मानसून है वगैरह वगैरह। लेकिन वो इस चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए तो नहीं टाल सकते हैं। विधानसभा का जब कार्यकाल खत्म हो उसके पहले उन्हें चुनाव कराने ही होंगे, या वो टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते, नहीं टाल सकते। उनकी जिम्मेदारी है उससे पहले चुनाव कराना। एक प्रश्न मैं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में करना चाहूंगा। ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा-थोड़ा पर्दे के पीछे चला गया, नेपथ्य में चला गया। आज उपराष्ट्रपति ने एक बयान दिया, कहीं सभा को संबोधित करते हुए, किसी गोष्ठी वगैरह को या किसी कार्यक्रम को, कि जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं, वो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहे हैं। शायद उनका इशारा राहुल गांधी की तरफ था। लेकिन ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, क्या हम सच में माने कि थोड़ा-सा एक झटका सा लगा, थोड़ा एक मुद्दा उठा, फिर पीछे चला गया बाकी सारे मुद्दों के? देखिए, कांग्रेस ने घोषित किया है कि अगर जेपीसी नहीं बनाई गई तो वो सड़कों पे आ जाएगी। उसके कार्यकर्ता उस सड़कों पे कैसे आएगी? वो ईडी के दफ्तरों का घेराव करेंगे। आप सोचिए, कांग्रेस का जो आंदोलन का कार्यक्रम है वो बहुत ही ठोस है। वो प्रवर्तन निदेशालय के जो दफ्तर है उनका घेराव करेंगे। क्यों करेंगे? उनका कहना यह है कि ये हिंडनबर्ग का पूरा मसला, अडानी का पूरा मसला, ये मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है। इसलिए ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के सवाल पर हस्तक्षेप करना चाहिए और छापे डालने चाहिए और जांच करनी चाहिए। यही तो ईडी का काम है। पीएमएलए कानून किस लिए है? केवल राजनेताओं को लगाने के लिए है पीएमएलए कानून। पीएमएलए कानून जब बना था और उसका जो क्लॉज 45 बनाया गया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मनी बिल के जरिए पुनर्जीवित किया, तो वो तो आतंकवादियों और तस्करों, आतंकवादियों और जो लोग काले पैसे को सफेद करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, उनको काबू में करने के लिए किया गया था पूरा। तो अब तो उस कानून का सही इस्तेमाल भी तो होना चाहिए। गलत इस्तेमाल तो रोज होता है इसका। सही इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें अडानी की जांच होनी चाहिए कि भाई कहां से इतना पैसा आया जिसके जरिए आपने स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स का मैनिपुलेशन किया बड़े पैमाने पर। स्टॉक मार्केट में जो मैनिपुलेशन हुआ है, स्टॉक मार्केट में जो हेराफेरी करके अडानी के शेयरों की कृत्रिम रूप से कीमत बढ़ाई गई थी, जिसका हिंडनबर्ग ने पहली रिपोर्ट में आरोप लगाया था, वो कैसे बढ़ाई गई होगी? उसमें तो अरबों रुपए खर्च हुए होंगे ना। तो रुपया कहां से आया होगा? वो रुपया तो जो ऑफशोर फंड्स होते हैं उनके अंदर उसके रीरूट करके लाया जाता है उसको रुपए को। यही तो उनका आरोप था। उसमें हुआ ये कि इस पूरे मसले की जांच में जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला पहलू है उसको अलग कर दिया गया और उसको अलग करके स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन की जांच की गई। इसका कोई मतलब नहीं होता। तो कांग्रेस यहां पे हिट करना चाहती है। ये जो दूसरी रिपोर्ट है जिसमें सेबी के ऊपर सवाल उठाए हैं हिंडनबर्ग में, उसमें बड़ी दिलचस्प बातें निकल के आ रही हैं। अभी मसला कहीं से खत्म नहीं हुआ। दिलचस्प बातें ये निकल के आ रही हैं कि भाई जो माधवी पुरी बुच हैं, जो सेबी की मुखिया हैं, जिनके ऊपर सवाल उठाए गए हैं, ये तो सिंगापुर में थी और इनकी जो आमदनी थी, सालाना आमदनी, वो तो 60 करोड़ के आसपास थी। इससे पहले ये आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बड़ी अफसर थी, उसके एक हिस्से की सीईओ थी। वहां भी इनकी करोड़ों में तनख्वाह हुआ करती थी। तब फिर साल में 30 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए ये सेबी की अध्यक्ष क्यों बनी? भाई सेबी के अध्यक्ष तो अर्थशास्त्री लोग बनते थे, बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रोफेसरों को बनाया जाता था, ऐसे लोग बनते थे सेबी के अध्यक्ष। एक ऐसी बंदी जो कि करोड़ों करोड़ रुपया, 50 करोड़ से ज्यादा रुपया कमा रही थी, उसने इतनी बड़ी आमदनी को छोड़ के सेबी का अध्यक्ष बनना क्यों स्वीकार किया इतने मामूली पैसों के लिए? ये है एक बहुत बड़ा मसला। ये तमाम बातें जो है ना,
ऐसी बहुत सी बातें खुल के निकल कर आ रही हैं उसमें। फिर एक ये भी मसला है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये जांच करवा रहा था, क्या उस वक्त माधवीपुरी बुच ने वहां एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई हमने कौन कौन सी चीजें जो हैं वो किनका खुलासा किया है, किस किस चीज का खुलासा नहीं किया है, हम कहाँ हमने वो किया था, निवेश किया था, और हम जब सिंगापुर में काम कर रहे थे तो हमारे क्लाइंट कौन कौन थे, क्या इन सब बातों का खुलासा उन्होंने किया है? वहां पे नहीं किया खुलासा। तो बहुत सारी बातें हैं। देखिए, मामला जटिल है। जटिल मामला जो होता है वो बहुत जल्दी जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं होता। बोफर्स मामला क्यों लोकप्रिय हो गया था कि भाई भारत ने एक तोप खरीदी और तोप में कमीशन खाया गया, तो बात लोगों की तुरंत समझ में आ गई, वो मामला वो लोकप्रिय हो गया। हथियारों की खरीद में वैसे राष्ट्रवाद वगैरह की भावना और भी जुड़ी होती है। दूसरा सबसे बड़ा मसला यह है कि जो जिसको प्रोफेसर अरुण कुमार भी उठाते हैं, उसमें गौर किया जाना चाहिए कि गौतम अडानी का जो व्यापार है, उनका जो बिजनेस है, वो किसी भी ब्रांड के लिए नहीं जाना जाता। उनके पास ओनली विमल जैसा कोई ब्रांड नहीं है, उनके पास हमारा बजाज जैसा कोई ब्रांड नहीं है, मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके पास माइक्रोसॉफ्ट जैसा कोई ब्रांड नहीं है, उनके पास जेफ बेजोस जैसा, जैसे अमेजन एक ब्रांड है, वो ऐसा कोई अमेजॉन ब्रांड है, वैसा कोई ब्रांड नहीं है उनके पास एलन मस्क जैसा कोई ब्रांड नहीं है। उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है। वो मार्केट में उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है। गौतम अडानी की फैक्ट्री में वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। वो जनता के बीच में प्रोडक्ट बेचे हैं, विज्ञापन करे, इसीलिए आपको अडानी ग्रुप के विज्ञापन नहीं दिखेंगे अखबारों में। जितना ज्यादा विज्ञापन दूसरे बड़े बड़े, जैसे टाटा ग्रुप बड़े विज्ञापन छपाता है, अडानी ग्रुप के विज्ञापन नहीं दिखेंगे। वो केवल बधाई के विज्ञापन देते हैं, जब देते हैं तब, क्योंकि उनके पास कोई ब्रांड नहीं है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते। बाजार में उस तरह है ही नहीं। उनका पूरा बिजनेस ही सरकार पर आधारित है। जो सरकार की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों के अधिग्रहण पर आधारित है उनका पूरा बिजनेस। एयरपोर्ट मिल जाए हमें बड़े बड़े बंदरगाह मिल जाए, हमें बड़े बड़े अनाज रखने के बड़े साइलोज बनाने, बड़े बड़े भंडार प्राप्त हो जाए हमें। उनका बिजनेस इस प्रकार का बिजनेस है। इसलिए पता ही नहीं चलता है कि अडानी का बिजनेस बढ़ कैसे रहा है और क्यों बढ़ रहा है। ये बंदा कहां है बिजनेस की दुनिया में? इसका नाम कहां है? क्यों है इसका नाम? भाई रिलायंस जो है ग्रुप, एक बहुत बड़ा ब्रांड है अपने आप में। उनका पास जियो, अभी कितना बड़ा ब्रांड उन्होंने जो कम्युनिकेशन ब्रांड बनाया, जियो कितना बड़ा ब्रांड है उनका। ऐसा कुछ नहीं है अडानी का। अडानी का पूरा विकास जो है ना, वो सरकार आधारित है। सरकार उन्हें अगर अपनी संपत्तियां का अधिग्रहण करने देगी और उनको वो चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे, उसमें मुनाफा कमाएंगे। अब जैसे कहीं बिजली, सरकारी कंपनियां बिजली बना रही हैं, अडानी साहब केवल उस बिजली का वितरण करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके पास बिजली बनाने का कोई कारखाना हो। नो, अडानी साहब बिजली नहीं बनाते। सरकार बिजली बनाती है और कोई बिजली बनाता है, उसको वो बेचते हैं, उसका ठेका उनको दे दिया जाता है उनको। इसलिए सरकार की मदद जब तक नहीं होगी, वो उनका विकास नहीं हो सकता है। तो जब हिंडनबर्ग ने ये देखा कि ये तो एक ऐसा बंदा है जो $1.5 मिलियन से बढ़कर जो है वो कितने $1 बिलियन का बंदा बन गया, और बिना कोई ब्रांडी नहीं है इसका कोई, तो नहीं चलो इसकी जांच की जाए उसकी। तो उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की, तो उन्होंने पाया कि इनके तो शेयर जो है वो नकली तौर पर बाजार में उठाए गए हैं। जिसका ब्रांड नहीं होता उसके शेयर भी नहीं खरीदे जाते हैं बाजार में। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे करके इस मसले पर लगातार विपक्ष जोर देगा, संघर्ष करेगा, सड़क पे आएगा, संसद में उठाएगा। उपराष्ट्रपति साहब क्या कहते हैं उनको छोड़िए, वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं, और अब धीरे धीरे उन्हें उस घाव का दर्द महसूस होगा, पता चलेगा उन्हें जब अगली बार फिर राज्यसभा जुटेगी। तो ये मसला धीरे धीरे करके जनता के सामने आएगा। ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म के जरिए जो एक बहुत बड़ी चोरी की जा रही है, ये धीरे धीरे करके स्पष्ट होगी। एक दिन जब ये इसका 10, 15, 20% भी स्पष्ट हो जाएगा तो बड़े धमाके होंगे इसमें। कल मैं इस प्रश्न को नहीं पूछ पाया था, आज मैं इसको सामने आपके रखना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से यह भी कहा था कि मैं ईमानदारी पूर्वक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष में लगा रहूंगा।
क्या उनको ये आत्मविश्वास कहाँ से आता है कि लोग उनकी इस बात पर भरोसा करेंगे, या सच में वो देखो, लोगों से कट नहीं चुके हुआ, हैं? अव्वल हुआ ये है कि ये इनको बहुमत नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने बहुमत प्राप्त होने से पहले तमाम सारी दावेदारियां की थी कि हम सब अगले 100 दिन में हम क्या करेंगे, ये सब तमाम दावेदारियां की थी। इनको करने का कोई मौका तो है नहीं इनके पास, तो अब ये देश के सामने केवल जिक्र कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरे 98 मिनट के भाषण में एक एक दो दो पंक्तियों में उन बातों का जिक्र किया है जिन बातों पर अब ये काम नहीं कर सकते आगे। जैसे उन्होंने जिक्र कर दिया सिविल कोड का, और उसमें एक नई बात बोल दी जो मैं समझता हूं काफी नादानी वाली बात है कि एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, जैसे कि हिंदू सिविल कोड चल रहा है वो कोई कम्युनल सिविल कोड हो। हम लोग उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये इस तरह की बातें बोल के केवल वो उन्होंने ये बता दिया है कि नहीं अभी भी हम वो बातें कह रहे हैं, जबकि राजनीतिक स्थिति ऐसी है, इनके पास जमीन नहीं है इन कामों को आगे करने की। इसलिए केवल अपनी बात को जो उन्होंने चुनाव की मुहिम से, चुनाव से पहले दावेदारियों में कही थी बातें, जो है वो सब बातों को ये लोग ना कहेंगे ये तो पूरी तरह बात छोड़ दी इन्होंने। अब देखिए, बहुत अमृतकाल बहुत बोलते थे, ये अमृतकाल शब्द 98 मिनट में नरेंद्र मोदी ने एक बार भी अमृतकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अब इन्हें बाद में ध्यान आया होगा हमने अमृतकाल नहीं बोला, अब अगले किसी भाषण में अमृतकाल बोलेंगे। ये स्थिति है इनकी। आज की बातचीत को हम यहीं पर विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में अभय जी से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।